हमारे साथ जो जुड़े हुए दर्शक हैं, मैं उनको ब्रीफली आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में स्तुति पांडे जी हैं। आप वाराणसी में हैं, एक स्कूल में आप पढ़ाती हैं और साथ ही साथ में योग को शिक्षण के साथ जोड़कर आप हमेशा शुरुआत से ही आपका एक दृष्टिकोण रहा है कि योग को भी एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जा सकता है। बच्चों को एक तरह से क्लासरूम में एंगेज करने के लिए भी आप योग का इस्तेमाल करती हैं। हमारे बीच में पूजा जी है। पूजा जी, बच्चों के मानसिक दृष्टि से हमारे बच्चे एक टीचर्स का अप्रोच कैसा हो, एक फ्रेंडली अप्रोच जिसकी बात करते हैं। बच्चे अगर दुखी हैं या पता नहीं कैसे परिवेश से आते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर पूजा जी के शब्दों में बोले, जो मैंने इनको भापा है कि आप इनसे अगर थोड़ी देर बातचीत कर लें तो आप इनके मुरीद बन जाएंगे, आप इनके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। उस भाव के साथ आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। और हमारे बीच में पूजा जी अररिया बिहार में, वहां पे आप एक विद्यालय में पढ़ाती हैं। और हमारे बीच में राघवेंद्र प्रताप रमन जी हैं। आप पीएचडी किए हैं योग साइंस में और संत कबीर नगर में आप शिक्षण कार्य करते हैं और साथ ही साथ आपका यूट्यूब चैनल है। तो राघवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में आप बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरह का स्थिति देख रहे हैं। बच्चों की स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन कौन से कंसर्न आप देख रहे हैं बतौर टीचर और बतौर योग शिक्षक, और आप अभी क्या कर रहे हैं उसके? पहली बात तो हम लोग जान रहे हैं कि जो हम लोगों का काम है ग्रामीण परिवेश में, और उनके सामने थोड़ी सी चुनौतियां अधिक हैं, लेकिन कुछ उनके साथ पॉजिटिव साइड में भी हैं बच्चे। गांव में हम देख रहे हैं कि उनके पास अभी जो स्वच्छ हवा है, खेती की सब्जियां ताजी उनके अक्सर परिवेश से ही उपलब्ध है, और बच्चों को जरूरत है तो उनको थोड़ी थोड़ी जो गुड हैबिट्स हैं, उनकी फूड हैबिट्स हैं, उनकी लाइफ स्टाइल है, उनको थोड़ा सा चेंज कर दें और वो काम हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि उनके जो गार्जियन है, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो स्वयं भी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, उनको स्वयं नहीं पता है। ऐसे में हमारी ये दोहरी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को भी समझाएं और उनके गार्जियंस को भी समझाएं। और आज के समय में इस कोरोना क्राइसिस के बाद मेरे ख्याल से भी समझाना हम सभी लोगों के लिए और आसान हो जाएगा कि हेल्थ इज वेल्थ। और बच्चों को, सारे बच्चे समझदार हैं, बस जरूरत है छोटी छोटी बातों को। हम लोग अपने स्कूल में देखते हैं कि बच्चे हैंड वॉश नहीं करते। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो और रूरल एरियाज में हैं और टॉयलेट के बाद आते हैं तो भी हाथ नहीं धोते, ऐसा मैंने देखा है। उनके खाने की आदतें ठीक नहीं है, उनके सामने भोजन जाता है, बस 2 मिनट में तुरंत भोजन कर लेते हैं। हम देखते हैं मिट्टी से ही अपनी कभी कभी वो थाली साफ कर लेते हैं, अगर वहां घर से भी देख बताते हैं कि हमारे वहां मिट्टी से थाली साफ होती है। तो इन चीजों को अगर हम बच्चों को समझा सके कि बच्चे आपके स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ करना है, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको जीवन में सारा काम अपने स्वास्थ्य के आधार पे ही करना है। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे जीवन में। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो खुद पेट दर्द, बुखार ये आम समस्या है, जो बच्चे शिकायत करते हैं कि मेरे पेट में दर्द था, मुझे बुखार है, मुझे सिर दर्द है। कभी बच्चे बीमार रहते हैं इसलिए स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो कभी उनके घर पे गार्जियंस बीमार रहते हैं इसलिए नहीं आ पाते। कई बार तो बच्चे ऐसा ही बोलते हैं कि एक महीने के लिए अपने नानी मामा के घर चले जाते हैं क्योंकि उनके वहां कोई बीमार है। इस वजह से उनकी पढ़ाई बाधित होती है। तो ऐसे में हमें उन बच्चों पे यही समझाना है कि आप तो बहुत अच्छे जगह पे हैं, ग्रामीण परिवेश में, आपके वहाँ खान पान के लिए ताजी ताजी सब्जियां उपलब्ध है, पानी भी आपके वहाँ शहरों की अपेक्षा साफ सुथरा है, हवा भी आपके वहाँ शहरों की अपेक्षा प्रदूषित नहीं है। तो आप तो सबसे अच्छी जगह पे है, आप उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करें। एक चीज और मैंने देखा कि गांव के बच्चे शहरों की नकल करते हैं। जो फास्ट फूड कल्चर है वह गांव तक पहुंच गया है। छोटे छोटे मार्केट में भी आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन एक ठेले पे बेचते हैं और बच्चे घर से पैसा लेके जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास कैश मनी नहीं रहती तो अनाज लेके जाते हैं, गेहूं या सीजन में जो भी रहता है गेहूं धान लेके जाते हैं, उसके बदले वो अपना खाते हैं। वो सोचते हैं कि शहर वाले अच्छा करते हैं तो उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को समझाएं कि बेटे आप तो अच्छे जगह पे रह रहे हो, आप ग्रामीण परिवेश में रह रहे हो जहां आपको स्वस्थ रहने के लिए ढेर सारे साधन हैं, बस थोड़े से प्रयास करने की जरूरत है। और उसमें अगर थोड़ा हम योग को ऐड कर दें
तो कह सकते हैं कि वो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि योग में जो ऐसी टेक्निक है जो फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पे उनको हेल्दी रखती है, और उनको इसके लिए उनके गार्जियंस को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप भी योग अपनाएं। मैंने ऐसा प्रयास किया है, कुछ गार्जियंस को मैंने स्वयं समझाया है। गार्जियन कुछ के तो समझदार है, लेकिन अधिकतर बच्चों के गार्जियन ऐसे नहीं है। जैसे आपने ही बताया कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अधिकतर बच्चों के पेरेंट्स कहीं कहीं माता पिता जैसे पिताजी तो बाहर लाते ही, तो उनके सामने समस्या रहती है। तो मैंने योग अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, सारे बच्चों को मैंने बता दिया है कि अगर आपको योग, स्कूल में रहता हूँ तब तो मैं उनको सिखाता हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने से स्कूल बंद है। ऐसे में मैं छोटे छोटे वीडियोज बना के कुछ उनको यूट्यूब का लिंक भेज के बताता रहता हूँ कि बच्चे आप कम से कम सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लीजिए सुबह, और कुछ हल्के फुल्के प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, ताकि आप हेल्दी रह सकें। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को समझाने की, कुछ गुड हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, उनको बताने की। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जी, तो ये राघवेंद्र जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की है, और हमारे बीच में एक सवाल आया है प्रशांत चौहान जी का कि अभी वर्तमान संकट में बच्चे स्वस्थ कैसे रहे, उसके लिए क्या ऐसे योग के 2-4 टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि योग हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, और इसके लिए योग में ऐसी ढेर सारी विधियां हैं। पहला, आपने एक चर्चा की इसके शुरू में वीडियो के कि स्ट्रेस कैसे कम करें। बच्चा अगर स्ट्रेस में है, और कोई भी स्ट्रेस में है, तो इम्यून सिस्टम उनका धीरे धीरे वीक हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारा जो WBC है वो उनकी नंबर्स हमारी बॉडी में कम हो जाती है, उनकी संख्या कम हो जाती है। और ऐसे में अगर किसी बच्चे के गार्जियन, किसी बच्चे के पिता या माता बाहर कहीं फंसे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मनोदशा क्या हो। दूसरे, इस समय जो गांव के अधिकतर लोग हैं, बहुत लोगों के पास ऐसे इनकम सोर्स नहीं है कि वो बैठ के घर पे खा पाए। कई ऐसे डेली वेजेज वाले, तो खाने की भी समस्या है, न्यूट्रिशन की समस्या है। तो 2 चीज, एक न्यूट्रिशन और एक स्ट्रेस, इस पे मैं फोकस करना चाहूँ। क्योंकि सिर्फ योग करने से हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी बहुत सही नहीं। आप योग कर सकते हैं। योग में कुछ आपको ऐसे एक्सरसाइज या ऐसे आसन और प्राणायाम करने होंगे जो हमारे बेसिकली थाइमस को, हमारे स्प्लीन को, हमारी बोन मैरो को इफेक्ट करते हैं। ऐसे में सूर्य नमस्कार, कपालभाति प्राणायाम, चक्रासन, जो हमारे लंग्स को फैलाव दें, एक्सपेंशन दें। आप जान रहे हैं कि इस समय जो कोरोना वायरस है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन संस्थान है, इसी को हम प्रभावित कर रहा है। तो हमें कुछ ऐसे प्रयास करने हैं, ऐसे आसनों का चुनाव करना है जिससे हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो सके। तो जो कुछ चेस्ट एक्सपेंशन वाले एक्सरसाइज हैं, भुजंगासन है, चक्रासन है, धनुरासन है, उष्ट्रासन है, इसका हम अभ्यास बच्चों को कराएं। और कुछ ऐसे वीडियोज मैंने डाल भी रखे हैं कि अगर इनका अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम की बात करें तो इसमें कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम इफेक्टिव। इनका अगर हम प्रतिदिन कम से कम, मतलब 20 मिनट तो करना ही करना है, अगर आधे घंटे तक अभ्यास करें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा। लेकिन इसके साथ हमें अपने डाइट पर भी ध्यान देना है, ताजा भोजन करना है, जो भी घर पे है, मौसमी साग सब्जियां हैं, गर्म पानी पीना है, काढ़ा लेना है। इस तरह के एडवाइजरी हमारे आयुष मंत्रालय ने भी जारी किए हैं, उनको फॉलो करना है। और स्ट्रेस कम लेना है, ये सोचना है कि ये दौर भी गुजर जाएगा। जी सर। बिल्कुल। मेरा स्तुति मैम से सवाल है कि जब आप को लगता है कि बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं, तो आप उस दौरान भी योग का इस्तेमाल करते थे। आज के समय में उसकी कितनी प्रासंगिकता, क्या वो पुराने काम का कुछ उसका बेस पे आपके कुछ आगे बढ़ा है बात? जैसे अभी लॉकडाउन की अवधि में क्या आप कुछ योग से जुड़े हुए गतिविधियां करवा पा रहे हैं और करवा रहे हैं, तो उसकी क्या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे हैं, और मैंने कई सालों पूर्व से ही ये योग शुरू कर दिया था अपने स्कूल में और अपने क्लास के अंदर। क्लासरूम हम्म, स्टडीज में भी मैं योग को इस्तेमाल करती थी। जब बच्चे डिस्ट्रैक्ट हम्म, होते थे या कंसंट्रेशन नहीं रहता था, तो उस समय 2 मिनट का हम्म, योगा ओम या कुछ इस तरीके की ध्वनि निकाल करके उनका कंसंट्रेशन करती थी। बट इस टाइम पे जब ऑनलाइन कुछ ही बच्चे हैं या फिर कॉन्फ्रेंस से बातें होती हैं, तो जब कॉन्फ्रेंस से मैं बात करती हूँ तो शुरुआत उन लोगों की प्रार्थना से करवाती हूँ, और 2 मिनट का मैं बोलती हूँ डीप ब्रीदिंग करो, आंखें जी, बंद करके चुपचाप। हाँ, तो वो हम्म, डीप ब्रीदिंग करते हैं, और यहाँ पे इस व्हाट्सएप पे मैं इनको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि आप डीप ब्रीदिंग करिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कुछ मैंने वृक्षासन और त्रिकोण आसन और कुछ एक दो छोटे मोटे आसन मैंने सिखाए हैं उनको, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा हाई डोज देने की जरूरत नहीं है ना। और जी, बाकी जो चीजें हैं, इम्यून सिस्टम से संबंधित चीजें हैं, वो उनके आसपास हैं। वो जिस परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके आसपास हरी सब्जियां प्रचुर मात्रा में मिल जाती हैं, और घर में जो चीजें यूज होती हैं बस उन्हीं को वो खाएं, पौष्टिक भोजन। मैं उनको हमेशा यही समझाती हूँ। तो जो चीजें हैं तो हम्म, मैं उनको कॉन्फ्रेंस से भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी, जो ऑनलाइन स्टडीज हैं, उनको सैटरडे और हम्म, मंडे 2 दिन, 2 दिन 2 क्लास में इस तरीके से लेती हूँ कि बच्चों का ये चीज बना रहे। और रोज सुबह प्रेयर जब करवाती हूँ उसके 2 मिनट बाद, 2 मिनट तक इसको जो है मैं हम्म, कंटिन्यू करती हूँ कि वो डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने से उनमें हम्म, रिलैक्सेशन आता है। फिर जो चीजें मैं बताती हूँ तो उसको अच्छी तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं और ग्राह्य करते हैं। जी। तो आप एक सवाल भी आ रहा है हमारे बीच में, कुमारी गुड्डी जी हैं, वो पूछ रही हैं कि अगर उनके भाव थोड़ा सवाल का है कि बच्चों को तो हम सब कुछ करते रहते हैं, बच्चे के गार्जियन को कैसे इन्वॉल्व करें। तो जो योग जो विषय है, मुझे लगता है कि योग बहुत तरह के व्यक्ति को शांत अंदर से करता है, अंदर से जागृत बिल्कुल। भी करता है, और साथ ही साथ में पॉजिटिव भी बनाता है। आप जो कार्य करती हैं विद्यालय में योग के साथ शिक्षण जो करती हैं, उसका असर गार्जियन में कुछ देखने को मिला है, या उसके कुछ इंसिडेंट्स आप बताना चाहेंगे? और हाँ आप बिल्कुल। आने वाले दिनों में क्या योजना बना रही है? अच्छा, तो पहले तो मैं एक्सपीरियंस बता दूं कि जब से बच्चों ने योग स्टार्ट किया तो बच्चों में जी, उपस्थिति बढ़ने लगी। और जो सैटरडे के दिन जो वो आइसोलेट हो जाते थे ना कि आज नहीं चलेंगे, बच्चों में थोड़ा सा हो जाता था, मंडे स्कूल चलना है, तो जब मैंने सैटरडे को जी, योग इंक्लूड किया तो उनको आने का इंटरेस्ट बढ़ गया, और वो जी, किसी ना किसी तरीके से वो कहीं भी रहते थे कि आज मुझे तो स्कूल जाना ही जाना है। और घर में भी वो योग की जी, प्रैक्टिस छुट्टियों के दिनों में करते थे। ये गार्जियन मुझे फीडबैक बताते थे कि मैम ये बोलता है कि जी, मैम सिखाती हैं कि कालीन योग के बाद, डीप ब्रीदिंग के बाद जो मैं सिखाती थी कि सभी भाई बहन है आपस में, सभी का जो है सबके साथ अच्छे से पेश आओ, दोस्ती का सिखाती थी। जैसे गांव में छोटे मोटे झगड़े आसपास रहते थे तो बच्चों में आपस में दोस्ती करना, तो ये छोटी छोटी चेंजेस उनको देखने को मिले। तो इस तरीके से गार्जियन आके फीडबैक देते थे कि मैम आप क्या सिखाती हैं कि सैटरडे को बच्चे आना ही नहीं चाहते, फिर मैंने आना चाहते हैं स्कूल। फिर मैंने मंडे को भी इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि अक्सर संडे के बाद मंडे बच्चे थोड़े से, हम लोग भी हो जाते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है, तो वो एक एक इंटरेस्ट जागृत हो गया उनके में। अब वो हम्म, नियम बन गया है कि 2 दिन मुझे योग को इंक्लूड करना ही करना है। और जी। अभिषेक जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि मैं क्या सोच रही हूँ? आगे क्या हाँ, करें, क्या सोच रहे हैं, आगे उस क्या चीज को करें? कैसे हाँ, कंटिन्यू करेंगे? तो मैं ये सोच रही हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि अभी तो स्कूल में एक्टिविटीज कराने का मतलब है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी उस पे तो हम फॉलो करेंगे ही। बट मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले कुछ महीनों में हम कलेक्टिव एक्टिविटीज करा सकेंगे। इसके लिए योग और आसन सोशल डिस्टेंसिंग बना करके किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएं, है ना। और किस तरीके से उन बच्चों में जो है ना, जो एक तरीके से अनुशासन लेते हुए करते हुए इन बच्चों को योग के द्वारा टीचिंग को जो है प्रभावी बनाया जाए। क्योंकि खेल भी जो होंगे, हमारे जी, आउटडोर गेम्स जो होंगे वो भी थोड़े से चुनौतीपूर्ण होंगे। तो आउटडोर गेम्स न बिल्कुल, करके इस योग को ही टीचिंग में ही कैसे इन्वॉल्व करके बच्चों को जो है इंक्लूड के बच्चों को जो है इन्वॉल्व किया जाए, है ना। तो जी, यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटीज सोच रही हूँ कि 2-4 बच्चों को कैसे अलग अलग दूर डिस्टेंस बना करके, दूरी बना करके किस तरीके से योग के ही थ्रू स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ज्यादा बच्चे पैनिक ना हो। क्योंकि वो इतना सुन रहे थे ना, वो टीवी तो हर जगह पहुंच गई है, टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, और चीजें जितनी र्यूमर फैली हुई थी, तो धीरे धीरे करके उनको ये भी बताना, कोरोना के बारे में बताना शुरू किया। और हर बार, हर सुबह जब मेरी शुरुआत होती थी बच्चों से कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो मैं पूछती थी बच्चों आप लोग कैसे हैं, बच्चे बोलते थे बहुत अच्छे मैम।
हाथ धुलाई हो रही है कि नहीं, हर 10 मिनट पे हाथ आप धो रहे हैं कि नहीं। तो हर रोज सुबह मेरी शुरुआत इसी से होती थी और टिल डेट, आज की डेट तक मैं अपनी शुरुआत बच्चों के साथ ऐसे ही खूबसूरत शुरुआत करती हूँ। तो मेरा ये दिन इसी तरीके से गुजर रहा है कि आज क्या वर्क दिया, बच्चे होमवर्क करके देते हैं, उसको कंटिन्यू करके इस तरीके से, और बच्चों से, जो बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं है उनसे फोन पे बात करना, उनको वर्क देना, ये मेरा आजकल का काम हो गया है। तो अभी का जो लॉकडाउन की जो अवधि है और आज का जो टॉपिक भी है कि जो जो स्वस्थ विद्यालय के जो कॉन्सेप्ट है, उसकी दृष्टि से देखें तो आज के समय में हमारे बच्चे सबसे अधिक कहीं ना कहीं प्रभावित है इस कोरोना काल में, क्योंकि हमारे जो बच्चे स्कूलों में आते हैं वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, की वजह से जो इस कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं माइग्रेंट्स लेबरर्स आ रहे हैं, खास करके हम 3 लोग हैं जुड़े हुए हैं, 3 में से 2 लोग यूपी से हैं और एक बिहार से हैं। हमारे यहाँ वो एक बड़ी समस्या है। अब ऐसी समस्या को देखते हुए बच्चों के मानसिक रूप से आपको लगता है पूजा जी की कुछ प्रभाव हो रहा है, और उस दृष्टि से आप क्या आपके दृष्टिकोण है उस विषय पर कि मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टि से इस कोरोना काल पे क्या असर हो रहा है, और आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर, वो मानसिक स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी है। कहते हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। पहले हम अलाइव है, हम सांस ले रहे हैं, जिंदा है, ये अलग मैटर है। बच्चे जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होता, पढ़ाई में भी नहीं वो पढ़ पाते हैं। और अभी तो कोरोना है, तो जैसे कि बिहार में क्या हुआ ना, फरवरी से ही 17 फरवरी से ही स्ट्राइक चल रहा था। तो हमारा स्कूल बंद था, सारे स्कूल्स बंद थे हमारे, मतलब हाई स्कूल तक के, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक के। तो बच्चों से एक थोड़ा सा तो हो ही गया था, हम लोग बच्चों से फिजिकली डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। बट उससे पहले ही जैसे मैंने अपने स्कूल में स्टार्ट किया हुआ था कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, जैसे कि हमारा सिलेबस भी कहता है, बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है हमारा सिलेबस, उसमें है कि डायरेक्ट बच्चे टीचर्स क्लासरूम गए, टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हमारा सिलेबस भी कहता है बच्चों को कनेक्ट करके पढ़ाना है एनवायरनमेंट से, उनके डेली लाइफ से, उनके घर में जो चीजें चल रही है तो वो समझे कि ये चीजें कैसे है और कैसे होनी चाहिए इसे। हुआ बच्चे कनेक्टेड है हमसे, बच्चे अच्छे से अभी भी उनसे फोन पे बात होती है, जो जहाँ उनका लटका हुआ था, एग्जाम्स नहीं हुए उनके, जो सिलेबस अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो फोन के थ्रू ही कांटेक्ट है हमारा। पूजा जी, मैं आपसे और जानूंगा इस विषय पे कि आपकी बातों से मैं एक शब्द निकालता हूं कि मानसिक दृष्टि से भी बच्चों के वेलबींग की हमें सोचना चाहिए। हमारे बीच में राघवेंद्र जी जुड़े हैं, और राघवेंद्र जी अपनी बात की शुरुआत में आप अपने YouTube चैनल के बारे में भी उसका क्या है एड्रेस आप बता दें, और हमें हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको ये बताएं कि आपकी नजर में, आप एक योग शिक्षक तो हैं ही, साथ ही साथ में दुनिया को स्वस्थ रखने का भी एक अपना आपका दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण के हिसाब से, और आप एक शिक्षक भी है, तो एक स्वस्थ विद्यालय आपकी दृष्टि में क्या है, और कोरोना के बाद के समय में एक स्वस्थ विद्यालय के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक पैमाना क्या होना चाहिए कि हाँ ये विद्यालय स्वस्थ है, वो मान सके, तो वो पैमाना, और आप शुरुआत में थोड़ा अपना YouTube लिंक का भी आप जिक्र कर दें। जी अभिषेक जी, योग का कोर्स करने के बाद जो मुझे लगा, कई बार मैं लोगों से जब फिजिकली मिलता था तो लोग बैठे बैठे पूछते थे कि मुझे ये रोग है, मुझे कौन सा योग करना चाहिए। कई बार मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूँ या किसी रिलेटिव के वहां गया, किसी फ्रेंड के वहां गया, तो चाय पीते पीते लोग पूछते थे कि मुझे सर दर्द है, मुझे बैक पेन रहता है, मुझे हाइपर एसिडिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, मेरे फला को डायबिटीज है, तो कुछ योग बता दीजिए। तब वहां पे एक समस्या आती थी, अब बैठे बैठे योग उनको कैसे बता पाता, क्योंकि योग तो तुरंत ऐसी चीज तो है नहीं कि टेबलेट है लो और तुरंत पी लो ठीक हो जाएगा, उसके लिए प्रॉपर एक अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां मैं कुछ ऐसे आसन, प्राणायाम या फिर जो योगिक प्रैक्टिसेज है उसको मैं अपलोड कर सकूं, और यूट्यूब इससे बेहतर आइडिया कोई नहीं था। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया योगा विथ रमन नाम से, तो अब तक इस पे लगभग 55,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अब मुझे आसानी हो गई है हर किसी को बताने में कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने उस पर काफी कुछ मटेरियल डाल रखा है, लिंक मैं सेंड कर देता हूँ।
कि इसको आप देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। इस समय जो सबसे अच्छा मैं फील कर रहा हूँ अब इस लॉकडाउन पीरियड में, कि वह यूट्यूब चैनल मेरे लिए बड़ा उपयोगी साबित हो रहा है। अब मैं उससे अपने स्टूडेंट से भी कई जुड़ गया हूँ। बहुत सारे मेरे अब तक मैंने लगभग 4 विद्यालयों में काम किया है। अब चारों विद्यालयों के कई बच्चे अभी भी कांटेक्ट में है मेरे, और कई सारे बच्चे भी सब्सक्राइबर। हालांकि गाँव में अभी बहुत सारे बच्चों के घर एंड्रॉयड सेट नहीं है, ये बड़ी समस्या है, लेकिन जिन बच्चों के पास है वो बच्चे सीखते हैं और काफी इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसका तो यूट्यूब चैनल से अपने जो योगा विद रमन है उसे फायदा हुआ। इससे कुछ ऐसे मैंने अभी एक इंग्लिश अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया इसी लॉकडाउन में, और मेरे नाम से है डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन, वो प्योरली इंग्लिश में है, क्योंकि कई सारे ऐसे फॉरेन से सब्सक्राइबर थे जो देखते थे वीडियो, शिकायत करते थे आई डोंट नो हिंदी, प्लीज प्रोवाइड मी मटेरियल इन इंग्लिश। तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में अपना चैनल स्टार्ट किया। ये तो मेरे यूट्यूब जर्नी की बात हो गई जो काफी हेल्प कर रही है। और इस लॉकडाउन पीरियड में आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, इससे यही काम आ रहा है। घर से हम बच्चों को जितना भी संभव हो पा रहा है सिखा पा रहे हैं। हालांकि प्राइमरी एजुकेशन में अपने जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं उनसे मैं बहुत अधिक नहीं इस समय जुड़ पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के वहाँ एंड्रॉइड सेट नहीं, ये फैक्ट है। फिर भी जितना हो पा रहा हम लोग कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, बहुत सारी चीजें, और मन तो नहीं करता कि मैं आपको बीच में रोकूं, आपको सुनता चला जाए। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल जो पहले में, एक स्वस्थ विद्यालय की क्या इंडिकेटर आप देखते हैं बतौर शिक्षक और बतौर योग? जी, अगर एक स्वस्थ विद्यालय की परिकल्पना की बात की जाए तो मैं चाहूंगा कि हर एक टीचर उस स्कूल का हेल्दी रहे। किसी भी टीचर को पर्सनल हेल्थ रीजन से छुट्टी ना लेनी पड़े कि सर जी आज बीमार है और आज छुट्टी पे है, आज नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे तो बच्चों को कैसे कह पाएंगे कि बच्चा आप जो है हेल्दी रहो। मैं योग सिखा रहा हूँ, मैं बहुत छोटी मोटी चीज है तो अलग बात है, लेकिन अगर हम अक्सर बीमार रह रहे हैं और एक कह रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे स्कूल, तो दिक्कत है। बच्चों के अंदर अभी बैड मैसेज आता है। तो टीचर्स हेल्दी रहे। हमें ऐसा प्रयास करना है कि बीमारी के कारण कोई बच्चा स्कूल ना छोड़े। मैं सीरियस बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को गंभीर बीमारी उस स्थिति में छोड़ सकता है, लेकिन सामान्य सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द इन वजहों से अगर बच्चा बार बार स्कूल छोड़ रहा है तो ये भी ठीक नहीं। उनके गार्जियंस को भी समझाना है, अलग विषय। लेकिन एक स्वस्थ विद्यालय की परिकल्पना तभी साकार होगी जब हमारा पूरा स्टाफ हेल्दी रहे, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड और भी मैटर, जो साफ सफाई आपने बात की, पर्सनल हाइजीन और हमारे स्कूल में जो स्वस्थ वातावरण है उसको भी लेके हमें चलना हो कि स्कूल का माहौल साफ सुथरा हो, बच्चे साफ सफाई से आए। और बहुत छोटी छोटी चीजें बतानी है, हाथ धो के आए, बाल साफ रखे। बहुत दिक्कतें आती है, कई बार बच्चे बहुत गंदे कपड़े में आते हैं, 2-2 ड्रेस देने के बाद भी उनको दिखाना है कि पर्सनल हाइजीन कैसे रखा जाए। योग में एक बात आती है नियम की, यम अष्टांग योग की बात करते हैं हम लोग तो 8 अंग हैं एग्जैक्टली उसमें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। और नियम में आप देखिए कितने अच्छे ढंग से महर्षि पतंजलि ने कहा है कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, और ये सारी चीजें जो 5 हैं तो उसमें शौच का मतलब सफाई से, सफाई योग तो सफाई की बात करता है, अलग से उसमें जोड़ने की बात नहीं। तो एक स्वस्थ विद्यालय तभी हो पाएगा जब हम टीचर से हेल्दी रहें, बच्चे हेल्दी रहें और साफ सुथरा माहौल वहां का हो, और सब लोग सबके चेहरे पे खुशी झलके, स्टूडेंट के और टीचर के भी, तभी हम कह सकते हैं कि हम फिजिकली और हेल्थ स्वस्थ हैं। जी राघवेंद्र जी, आपने बहुत 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें की। एक तो है कि शिक्षक हेल्दी रहेगा तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो पाएगी, क्योंकि शिक्षक अगर नहीं आता है तो बहुत सारे बच्चों की प्रभावित होती है। और उसी तरह से बच्चे अगर हेल्दी रहे तो उनको अटेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारे की इश्यूज आते हैं, जो बच्चे बीमार रहते हैं उसकी वजह से आते हैं। उस दृष्टि से हम अपने विद्यालयों को स्वच्छ रखकर और बच्चों को स्वस्थ रहने के जो जागरूकता है उसको फैलाकर, और उसमें योग एक बड़ा जरिया बन सकता है। और मेरा सवाल स्तुति मैम से भी होगा कि कुछ बातें पूजा जी की जोड़ते हुए कि आने वाले समय में जब खास करके, मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो बहुत हर शिक्षक और हर सरकारी स्कूल के साथ ये जुड़ा हुआ है कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें से अधिकांश बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी वो परिवार में परेशानी देख रहे हैं। अभी जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें से यकीन मानिए उनमें से अधिकतर के बच्चे
स्कूलों में पढ़ते हैं, जो गाँव में रह रहे हैं। तो वैसे समय में बच्चों के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं कि बच्चों के साइकोलॉजिकल और जो उनके फिजिकल वेलबींग के हिसाब से आपके पास, मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या चुनौती होगी आपके लिए और उसके लिए क्या करा जाना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक जी, चुनौती तो हमारे सामने है, इससे मुंह मोड़ना नहीं है, क्योंकि हम बड़े बड़ों को भी चुनौतियां हो जा रही हैं घर में बैठ करके। जी। हमको भी, और जैसा है कि हम सुनते हैं कि समाज में कि डिप्रेशन हो गया, चीजें बिगड़ रही हैं, या घरेलू हिंसा ही सुनते हैं, तो ये सारी चुनौतियां ही हैं, और क्या है। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, इनके सामने, हमारे सामने बहुत सारी चुनौती होंगी जब ये अपने परिवेश से उठकर आएंगे। कई सारे रूमर्स फैले होंगे जो इनके मन में घर कर गए होंगे। कई सारे गांव में स्टोरीज बनती हैं इसको लेकर के, है ना, वो कोई उसका कोई आधार नहीं होता है, लेकिन वो स्टोरीज बनती हैं और बच्चों के मन में घर कर जाती हैं। अब बच्चे कुपोषित तो हैं ही, लेकिन घर का माहौल भी कुपोषण से भरा होता है। जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं वो नहीं केयर करते। तो एक तरीके से बच्चों का मानसिक जो प्रेशर है ना, वो बहुत ज्यादा है। अब बच्चे क्या होगा, इसके बाद एक दूसरे पे शंका करने लगेंगे, एक दूसरे से दूरी तो रहेगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है वो मन की भी दूरी थोड़ी थोड़ी होगी। ये बहुत बड़े चैलेंजेस है कि मन एक की दूसरे पे दूरी। शंका करना, मन की दूरी, ये बिल्कुल बहुत ऐसी बात है। मुझे लगता है कि इस पे वर्क करना पड़ेगा कि कई लोग बात करने से कतराएंगे, तो वो धीरे धीरे करते, वो बच्चे हैं ना, तो बच्चों के तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम बड़ों की तरह उन्हें ट्रीट ना करें। जब बच्चे स्कूल में आएंगे, सबसे पहले उपस्थिति की प्रॉब्लम होगी, स्कूल आने से घबराएंगे। दूसरा नंबर वो कि जब घर में रहते रहते हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हमारी भी जो टाइम क्लॉक है ना वो चेंज हो गई है, तो उस तरह से बच्चों की भी हो गई है। बच्चे तो बच्चे ठहरे, थोड़ा सा अनुशासन का भी चैलेंज आएगा उनके उनके साथ हमें चीजें रूटीन में लाने में। और फिर सबसे बड़ी चीज सर ना, कि जब वो स्कूल में आएंगे तो हमें टाइम मैनेजमेंट, उतने ही टाइम में कैसे बच्चों तक अपनी बातें पहुंचा सके, बच्चों की जो भ्रांतियां हैं वो दूर कर सके। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो माउथ पब्लिसिटी, फ्री माउथ पब्लिसिटी होती है बच्चों से। अब हम कैसा उनके संग बिहेव कर रहे हैं, ये सारे समाज में जाएगा। जिस तरीके से हम बिहेव करेंगे, या कोरोना को लेकर के जिस तरीके से हम बिहेव करेंगे, जैसा हम शो करेंगे, अगर हम डरते हैं तो वो डरेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं तो वो कॉन्फिडेंट है। अगर हम ये बात उनको समझाने में सफल हो जाते हैं कि बच्चा, ये कोरोना जो है ना वो और सब बीमारियों की तरह है, थोड़ा सा बिगड़ल बच्चा है आप लोगों की तरह, जो आता है, लेकिन इसको हमें संभल के रहना है, अपने आप को मजबूत बना के रहना है, थोड़ी सी दूरी, थोड़े से मास्क लगा के आप रहिए। तो ये सारी चैलेंजेस देखिए हमें आने वाली हैं, और इनसे मुंह भी नहीं मोड़ना है, हमें इस बारे में सोचना है कि किस तरीके से धीरे धीरे उन चीजों को डाला जाए। तुरंत ही उनके व्यवहार में चेंज नहीं आएगा। वो 4 महीने जो इस तरीके से वो घर के अंदर बैठ चुके हैं और अपनी आदतें, जैसे देखिए सुबह हम लोग 4 बजे, कुछ लोग 4 बजे उठ करके आदत बना लेते हैं, कुछ लोग 6 बजे उठ के आदत बना लेते हैं, तो वो उनके लिए वही चीज अच्छी है। इसी तरीके से बच्चे भी जो घर में रह चुके हैं, उनकी भी आदतें चेंज हो चुकी हैं। अब उनको किताबों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, तो सारी चीजें लाइन अप करने में हमें टाइम लगेगा। और जो है लॉकडाउन जो हुआ, उस लॉकडाउन का जो था चैलेंज वो कम है, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा ना, उसके बाद मुख्य धारा में लाने का मुझे लगता है कि ये ज्यादा है, कि किस तरीके से उनके माइंड में ये चीजें डाली जाए कि वो सहज हो सके, और सहजता के साथ इन प्रोटेक्टिव मेजर्स को अपना सके, इन चीजों को एम्ब्रेस करके साथ लेकर के चल सके, वो मान सके कि हमें इन्हीं के साथ जीना है, और जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं वो उसको फॉलो करें, और ये चीजें समाज में भी पहुंचती है। और सर एक लाइन में जोड़ना चाहती थी, जो आप स्वस्थ विद्यालय की बात कह रहे थे ना, तो मुझे लगता है जहां तक कि स्वस्थ विद्यालय वो विद्यालय है कि जैसे ही आप या मैं कहीं भी एंट्री करें ना, तो एकदम पॉजिटिव ऑरा है, चारों तरफ हरी भरी हरियाली हो। किचन के पास जाइए तो सबके चेहरे एक्चुअली अंदर से वो खुशी झलकती हो, वो चीजें, और भयमुक्त वातावरण हो, बच्चों में संवेदनशीलता हो। अब संवेदनशीलता किसको लेकर के, प्राणियों को लेकर के, आसपास के जीव जंतुओं को लेकर के। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि देखो बच्चों, जल, जमीन, जानवर, है ना, और एक और कुछ ज से था, जल, जमीन, जानवर, इस पे ज्यादा फोकस करती हूँ मैं। सबसे पहले मेरी पढ़ाई जो होती है ना, वो संवेदनशीलता पे केंद्रित है, कि जब आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे, तब जाके शिक्षा की सार्थकता समझ में आएगी। हम पहले ही बच्चों को बड़ी बड़ी बातें रटा दे, बता दे, उन चीजों को बताने के लिए पहला स्टेप है
संवेदनशीलता, और जैसा मैम ने कहा ना कि इमोशनल अटैचमेंट वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस इमोशनल अटैचमेंट से हम एक उनसे बॉन्ड बना लेते हैं। और बॉन्ड इन द सेंस कि वो केवल क्लास की ही बातें शेयर नहीं करते, वो अपनी प्रॉब्लम भी आके हमसे शेयर करते हैं, और वो एज अ फैसिलिटेटर हम वर्क करते हैं उनके बीच में। हम एज अ टीचर नहीं, या हमको एज अ फैसिलिटेटर वहां वर्क करते हैं, और उनको एक तरीके से पूरा भरोसा होता है कि हम मैम के पास आ रहे हैं, इनके पास हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। तो मुझे लगता है कि जब स्कूल खुलेगा तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ उनके मानसिक जो स्ट्रक्चर हो चुका होगा, या उनके दिमाग में जो चीजें आ चुकी होंगी, उनको धीरे धीरे उनको ब्रेन ड्रेन करना है, मेरा जहां तक ख्याल है। हमारे बीच में पूजा जी जुड़ी हैं। मैम, आपकी दृष्टि से, चूंकि आप ईशा फाउंडेशन से भी जुड़ी रही हैं, जी सर। मेडिटेशन को भी एक बहुत अभिन्न अंग मानती है जीवन का, और जी जी जैसा कि मैंने बताया कि आपका व्यक्तिगत व्यवहार, खास करके बच्चों के साथ घुल मिल जाना, और मैं सीधे बोलूं कि मेंटल वेलबींग के बारे में आप बहुत सोचते हैं। उसके बारे में कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर कोई लंबे चौड़े पेपर लिखता होगा कि ये करना चाहिए, लेकिन आप अपने स्वभाव से ही वैसी चीजें करते हैं। आपकी निगाह में मैं चाहूंगा कि एक स्वस्थ विद्यालय का क्या इंडिकेटर है, आप क्या बताना चाहेंगे? अगर किसी को जानना हो कि ये स्वस्थ विद्यालय, इसका ये 4-5 इंडिकेटर है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले कहूंगी, जब मेंटल हेल्थ की बात होती है तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। बच्चे हमारी बात तभी सुनेंगे जब वो हमसे साइकोलॉजिकली अटैच हैं। एक कहते हैं ना, टीचर्स और बच्चों के बीच एक जो एक मतलब एक बैरियर होता है एलिटिज्म का। बच्चों को जब तक ये लगेगा कि टीचर्स बहुत नॉलेजेबल हैं, टीचर्स कहीं एलीट क्लास है, हम में से नहीं है, हम कुछ भी कह लें, कुछ भी पढ़ा लें, कुछ भी समझा लें, डजंट मैटर, वो कुछ नहीं समझेंगे हमारी बात। सब मेरे हिसाब से सबसे, राघवेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात कही, योगिक साइंस में सब कुछ है। आपको बॉडी सर दर्द से लेके बॉडी एक्ट से लेके कैंसर अल्सर तक ठीक होता है, उससे सब कुछ सही है। बट जब तक बच्चे हमसे अटैच नहीं है, कुछ नहीं समझेंगे वो। और अटैच वो कब होंगे? जब हम उन्हें लगेगा कि टीचर हमारे बीच से है, उन्हें ये नहीं लगेगा कि टीचर कहीं से उठ के आया है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जब क्लास जाता है ना तो बच्चों को लगता है क्या, अच्छा मैम आप इतनी तेज है, मैम आपको सब कुछ आता है। मेरे क्लास का एक रूल है कि तुम्हें जो पूछना है, मैं सारे बच्चों से 6, 7, 8 में पढ़ाती हूँ, एसएसटी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैथ्स भी होता है, जब टीचर्स कम होते तो मैथ्स साइंस सब कुछ पढ़ाती हूँ। बट मेरा पहला रूल ये है, अगर 4 लाइन बोल रही हूँ ना तो मेरे सामने 10 सवाल आने चाहिए 10 बच्चों के बीच से। तुम दिमाग चलाओ अपना, क्योंकि कहते हैं कि माइंड इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि दुनिया माइंड से ही चल रही है। क्वांटम फिजिक्स भी कहता है ये चीज कि आज से 1000 साल बाद जो चीजें होंगी ना, वो अभी भी हमारे माइंड में है। हमारा माइंड, हम यूज उसका ज्यादा कर रहे हैं। आज से आदि मानव के टाइम भी पास भी वही माइंड था, हमारे पास भी वही माइंड है। आज हमारे पास इतनी लग्जरीज हैं, पहले नहीं थी। बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? तो यूजेस में डिफरेंस आ रहा है, हम यूज ज्यादा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना 1000 साल बाद हम एलियन टाइप दिखेंगे, क्योंकि बॉडी का यूज नहीं होगा और ब्रेन का बहुत यूज होगा, तो ब्रेन हमारा बढ़ता जाएगा। योगा साइंस भी इस चीज को कहता है, सर अच्छे से जानते होंगे। तो मेरा रहता बच्चों से अटैच हो। अब अटैच कैसे होना? उनको कहते हैं तुम दिमाग को यूज करो। उन्हें लगता है कि मैम आपको बहुत आता है, मैं कहती तो मैं बहुत बार उनको कहती तुम्हें जो पूछना है, जो सवाल पूछना है, तुम ब्रेन का यूज करो। ब्रेन हमारा जस्ट लाइक कुल्हाड़ी, जस्ट लाइक चाकू, जितना तुम यूज करोगे, जितना चलाओगे, उतना शार्प होगा। ये यूज कैसे करना है? आने दो दिमाग में सवाल, जो भी आ रहा है, कुछ भी तुम्हारे घर से रिलेटेड, तुम्हारे फैमिली से रिलेटेड, तुम रास्ते में आ रहे हो, कुछ तुम्हें दिखा, तुम क्वेश्चन मार्क लगाओ ना। एक थिंकर है पॉलिटिकल साइंस में, एरिस्टोटल, वो कहता है ना कि अगर आपने बिना किसी लॉजिक के, बिना उसे समझे किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि आपका ब्रेन डेड है। तो मैं बच्चों को सबसे पहले ब्रेन यूज करना सिखाती हूँ, क्योंकि माइंड के लेवल पे ना कहते हैं कि एक ट्यूमर, इसका एक पिंपल का और कैंसर का सेम ट्रीटमेंट है। माइंड के लेवल पे डिफरेंस कहाँ आता है? तो मेडिसिन में कैंसर का अलग मेडिसिन है और पिंपल का अलग मेडिसिन है। जिसका माइंड बहुत बैलेंस्ड है, जिसका माइंड बहुत बैलेंस्ड है, वो ना कैंसर से सरवाइव कर लेता है। लेकिन जिसका माइंड बैलेंस नहीं है, वो पिंपल भी उसके लिए कैंसर से घातक हो जाता है, वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो मेरा ये रहता है कि बच्चे अटैच कैसे होंगे? हेलो पूजा जी, ऑडिबल हूँ मैं? थोड़ा इसमें थोड़ा बीच में एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि आपने, जैसे मैंने इंडिकेटर्स की बातें की कि स्वस्थ विद्यालय के क्या इंडिकेटर्स होंगे, मुझे लगता है कि 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली कि एक अटैचमेंट जो है, मुझे लगता है कि उसको एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए।
इमोशनल अटैचमेंट हमसे। तो मैं इमोशनल अटैचमेंट से जुड़ा एक बस बच्चों के मेंटल वेलबिंग के हिसाब से, और मेरे साथ बहुत सारे शिक्षक जुड़े हैं या जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो आपको क्या लगता है जैसे अभी वर्तमान में कोरोना काल में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चों के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है, और जब कोरोना के बाद जब स्कूल खुलेगा तो हमें उन चीजों का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे क्या कुछ? यस, मैं बता रही हूँ। जैसे कि अभी एक डर है कोरोना का, आपको पता होगा अभी जो आ रहे हैं केसेस, मैं कल ही एक एनालिसिस देख रही थी, तो कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं ना 98% शायद 98% केसेस जो इसके हैं माइल्ड हैं, क्रॉनिक नहीं है वो। ओनली 2% केसेस जो है वो क्रॉनिक है या क्रिटिकल है, जहाँ पे और इंडिया में तो वेंटिलेटर्स भी बहुत कम यूज हो रहे हैं। तो अभी बच्चों में एक डर, देखिए लास्टली कोरोना है एक वायरस। हम आज डिकेड्स ऑफ डिकेड्स जैसी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, डेंगू है, सार्स का अभी भी कितना टाइम हो गया, अभी तक उसका कोई वैक्सीन नहीं आया है। तो बहुत सी क्रॉनिक डिजीज है जिनके साथ हम जी रहे हैं। तो बच्चों में सबसे ज्यादा डर अभी इस चीज का है कि कोरोना मतलब सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा स्कूल खुलने के बाद या अभी भी जिनसे मैं टेलीफोनिक या जिस भी सोशल मीडिया माध्यम से या कॉल के थ्रू मैं अटैच हूँ, तो मैं यही बताती हूँ कि बाबू लास्टली है ये एक वायरस। हमें फ्लू होता है, तो फ्लू होता है तो उसके वायरस हमारे बॉडी में, वो कहते हैं ना, एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। अभी कोरोना का भी एक बार हो जाएगा हमें, तो वो एंटीबॉडी डेवलप होगा, दूसरी बार चांसेस कम है, तो वो एक एंटीबॉडी हो जाता है। तो हमें नहीं हुआ है वो चीज, पहली बार होगा, थोड़ा क्रिटिकल होगा, बट जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ऑलरेडी उसके पास कोई बीमारी नहीं है। बीमारी कहें तो जैसे कि टाइफाइड, ये थायराइड होता है बहुत बच्चों को, डायबिटीज है, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है वो अगर नहीं है तो वो बहुत जल्दी सरवाइव कर ले जाएगा। दूसरी बात, बच्चे को ना नेचर से अटैच करना होगा। पहले होता था ना बच्चे कुछ भी खा रहे हैं, वैसे मैं एक फॉर्मूला यूज करती हूँ, बच्चे पूछते हैं मैम हेल्दी खाना क्या होता है, क्योंकि आजकल घर में भी ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ा वकौड़ा, मतलब जो भी ऑयली चीजें हैं, बाहर की चीजें, मैगी ले आए बच्चे, रमपम ले आए, घर में बना के खा लेते हैं। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम कैसे आइडेंटिफाई करें, मैगी तो मैगी मान लेते हैं कि हेल्दी नहीं है। तो मैं सीधा उनको कहती हूँ 100 साल पहले जो चीजें खा रहे थे लोग, वो अगर आज भी तुम खा रहे हो वो हेल्दी है। 100 साल पहले जैसे कि ऑयल कम, हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है, वो लोग क्या करते थे, इतना ऑयल नहीं खाते थे। वो लोग रोटी भी वो कहते हैं मोटा मोटा अनाज का खाते थे। आजकल क्या हो गया, रोटी भी बनता है तो मम्मी लोग क्या करती है, आटा को वो चलनी से छान देती है। तो बच्चों को ये सब चीजें मैं अवेयर करती हूँ कि नेचर से कनेक्ट रहो। जितनी चीजें, जैसे सलाद है हमारी फूड का इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, जितनी चीजें तुम कच्चे खा सको उसको अच्छे से धो दो, गर्म पानी नमक डाल के उसको अच्छे से साफ कर दो, धो दो, और उसके बाद उसको खाओ। बाकी सब्जियां हैं, ये सब हेल्दी फूड्स है। तो बच्चे, लेकिन मैं लास्ट में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चे टीचर्स की बात तभी सुनते हैं या टीचर्स से तभी अटैच होते हैं जब उन्हें लगता है कि टीचर हमारे बीच से। मैं उन्हें एग्जाम्पल देती हूँ कि बाबू जिस दिन मैंने चौक पकड़ा था पहली बार और मैं तुम्हारी क्लास में मैंने एंटर करा था आज से 7 साल पहले, तो मुझे मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं नर्वस थी कि मैं कैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों को लगता है कि हाँ ये हमारे बीच से है मैम कहीं ऊपर से उठ के नहीं आई हैं, उन्हें हमारे नॉलेज की, उन्हें हमारी डिग्री की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस वो हमसे अटैच हो जाए। मैं कहती हूँ कि ये टेबल के उधर तुम हो, इधर मैं हूँ, हो सकता है 10 साल बाद तुम भी इधर रहोगे, उधर ढेर सारे बच्चे होंगे। तो बच्चे, ये सब चीजें होती है ना, एक टेबल का। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि मुझे बहुत बार, जैसे बच्चों को आप ना साइकोलॉजिकली उन्हें आपको अट्रैक्ट करना होता है, खुद से अटैच करना होता है। तो मैं बहुत बार क्या करती हूँ, मुझे जो चीज आती भी रहती है ना, तो मैं गूगल करती हूँ, उनको बताती हूँ देखो मुझे भी सब कुछ नहीं आता है ना, मैं भी गूगल कर रही हूँ। हम लोग सीखते हैं, हमें लाइफ टाइम सीखना होता है, किसी को कुछ नहीं आता सब कुछ, हम हर दिन सीख जी। तो मतलब लकीर के फकीर बन जाएंगे बच्चे, ट्रस्ट आपने वो लकीर के फकीर बन जाते हैं। जो स्वस्थ विद्यालय की परिकल्पना, तो जब स्वस्थ विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय परिवार की बात आती है, जिसमें टीचर्स भी हैं और हमारे जो प्यारे बच्चे भी हैं और उनके गार्जियंस भी। तो सबसे पहले तो हमें ही हेल्दी रहना है, टीचर्स को ही हेल्दी रहना है। पता चले कि हमारे चेहरे पे कोई ऐसी रौनक नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, हम क्लास में जा रहे हैं बुझे बुझे से जा रहे हैं। तो अगर हम स्वयं बुझे बुझे से हैं, स्वयं एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों से हम जुड़ नहीं पाए।
और योग एक ऐसी टेक्निक आपको प्रोवाइड कराता है कि अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो यह आपको कभी दुखी होने नहीं देगा, आप अंदर से उत्साहित रहते हैं। और पूरी दुनिया इसको मान रही है कि आजकल स्वस्थ रहने के लिए और खुश रहने के लिए योग से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। इसीलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग अपनाना पड़ेगा, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एक एक व्यक्ति के लिए, पूरी दुनिया के लिए सही। पूरी दुनिया आज अपने देश की ओर देख रही है कि हमने योग की विद्या उनको दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह हाथों हाथ दुनिया योग को अपनाई है। तो अगर हम बच्चों को योग दे सके, जैसा कि अभी स्तुति मैडम ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं योग करने, मैं अपना अनुभव बताऊं सर। इस समय मैं जिस विद्यालय में हूँ वहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम की, तो अभी मैं वहां जल्दी गया तो एक सामान्य से धारणा बनती है, योग में हम प्रार्थना से शुरू कराते हैं, ओम से चैंटिंग शुरू कराते हैं। तो कुछ बच्चों को थोड़ी हेजिटेशन हुई कि हम ओम या हाथ नहीं जोड़ेंगे, ओमकार नहीं करेंगे। तो मैंने वहां पे एक टेक्निक अपनाई, बच्चों को मैंने क्लास में बैठाया बाल सभा के दिन, सैटरडे के दिन, और मैंने ओमकार को वहां से थोड़ा हटाया। मैंने कहा बच्चों आप इस तरह करो, हाथ न जोड़ो, आप ऐसे करो जैसे आप नमाज पढ़ते हो या फिर दुआ करते हो, आप दुआ वाले पोजीशन में बैठो। फिर मैं उनको बैठे बैठे ही सिटिंग मेडिटेशन कराया कि आप याद करो, अपने मन में आंखों को बंद रखो, शरीर को बिल्कुल हिलाओ डुलाओ नहीं, आप अपने खुदा को याद करो, इबादत करो कि आप हेल्दी रहो, अपने खुदा से मांगो कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, आपके रिलेटिव स्वस्थ रहे, आपका गांव स्वस्थ रहे, आपका समाज स्वस्थ रहे, आपका देश स्वस्थ रहे, पूरी दुनिया हेल्दी रहे और आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। यकीन मानिए 15 मिनट के इस सिटिंग मेडिटेशन में बच्चों ने इतनी खुशियां दिखाई कि अब हर बार मुझसे कहते हैं कि सर बैठा के करा दीजिए, बैठा के सर ध्यान करा दीजिए। तो ये मुझे योग का अनुभव जो चमत्कार दिखा, खास करके इस पूरी माहौल। दूसरे, जब मैं योग कराता हूँ बच्चों, स्टैंडिंग पोजीशन जिसमें वृक्षासन है, ताड़ासन है, उसका अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। योग में कहा गया है चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले भव, कि अगर हमारा शरीर हिलता दुलटा है, बहुत अधिक हमारे शरीर में अस्थिरता है, तो हमारा मन स्थिर हो ही नहीं सकता। हम कहीं से, बच्चा खेल के भाग के आ रहा है, मान लीजिए इंटरवल होता है, बच्चे लंच करते हैं, फिर थोड़ा खेल भी लेते हैं, तुरंत आते हैं, घंटी लगती है अगले पीरियड में। तो वो पीरियड में बच्चे अगर खेल के तुरंत आते हैं, उनकी सांसें तेज चल रही होती हैं, पसीना हुआ रहता है, हार्ट बीट उनकी बढ़ी हुई होती है, उस समय हम उनको ये नहीं कर सकते कि फोकस करो। अगर कहते भी हैं तो उतने जल्दी वो फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए उस टाइम जरूरी हो जाता है, बहुत अधिक नहीं, बस 2-3 मिनट का सिटिंग मेडिटेशन उनको कराना है कि वो बैठ जाए, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे, श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें, कैसे श्वास आ रही है, कैसे श्वास जा रही है, और इस 2-3 मिनट के अभ्यास के बाद वो अपने आप को अच्छा फील करते हैं, वो शांत हो जाते हैं। तो इसलिए योग इतना जरूरी है, ये आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखता है और मानसिक रूप से भी हेल्दी रखता है। रही बात गार्जियंस को कनेक्ट करने की, तो मैंने गार्जियंस को कनेक्ट किया है, मैं गार्जियंस को बुलाता हूँ, उनको बताता हूँ, और इस योग की महत्ता को, गाँव में भी गार्जियन योग को बहुत अधिक नहीं समझ पा रहे हैं, उतना सीरियसली इसको नहीं लेते हैं, लेकिन उनको जब समझाया जाता है कि कैसे आप योग से हेल्दी रह सकते हैं, कैसे सारी दुनिया योग को अपना रही है, कैसे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और इसके साथ साथ प्रयास हो रहे हैं योगा एजुकेशन के, तो उनको भी समझ में आ जाता है। और अब तो हमारे जो खेल एवं स्वास्थ्य का विषय है उसमें भी योग आसन दिए गए हैं, मैंने कई सारे योग चार्ट स्कूल में भी हैं, बच्चे देखते हैं, करते हैं और घर जाके बताते हैं। अब तो बच्चों में कंपटीशन सा हो गया है कि देखिए वृक्षासन में कौन देर तक रुक जाता है, देखिए ताड़ासन में कौन बिना हिले डुले रुक जाता है। तो जो बॉडी की स्टेबिलिटी आती है तो माइंड की स्टेबिलिटी भी आती है। तो इस चीज को मैंने देखा है, और योग को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए प्रॉपर वे में तो यकीन मानिए कि बच्चों में अभूतपूर्व परिवर्तन दिखेगा। नो डाउट बच्चों में जो उनका बिहेवियर चेंज होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। कुछ बच्चे गांव में बहुत एग्रेसिव होते हैं, मारपीट करके तुरंत आते हैं, सर जी हमको मार दिए, सर जी हमको मार दिए, कॉमन चीज है, और प्राइमरी एजुकेशन में तो और है। तो ऐसे में बच्चे जब बैठते हैं तो जो उनका एग्रेसिव बिहेवियर उसमें भी चेंज होता है। जी सर, बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल आप तीनों से है, और कि इस कोरोना अवधि के बाद समाज की भूमिका किस तरीके से देखते हैं स्वस्थ विद्यालय बनाने में, और उसमें उसके लिए क्या करना चाहिए समाज को?
हम बात की शुरुआत करते हैं। पूजा जी ब्रीफली पॉइंट रखिएगा अपना। एग्जैक्टली सर, मैं तो जैसे देख रही हूँ कोरोना को ना, बच्चे तो अटैच थे ही, और ज्यादा कोरोना के बाद और ज्यादा अटैच होंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और राघवेंद्र जी, मैं आपसे वही सेम सवाल कि समाज की भूमिका किस तरीके से आप देखते हैं और क्या करना चाहिए ताकि कोरोना के बाद की परिस्थिति में स्वस्थ विद्यालय हम देख सकें। कोरोना के बाद की परिस्थिति में स्वस्थ विद्यालय हम देख। हमको लग रहा है सर कि कोरोना ने कई सारी समस्याएं पैदा की हैं, लेकिन एक काम आसान कर दिया है। अब समाज में लोगों को ये समझाना काफी आसान रहेगा कि हेल्थ इज वेल्थ। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ। गांव देहात में चर्चा आ रही है पहला सुख निरोगी काया धरने पाया। आज लोगों के पास पैसा है लेकिन लोग स्वास्थ्य के पीछे पड़ रहे हैं। तो अब तो जो हम लोग हैं, हम लोग का काम बहुत आसान हो गया। बच्चों को समझाना, गार्जियंस को समझाना और समाज में और लोगों को समझाना कि आप स्वस्थ रहिए। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ बच्चों के क्वेश्चंस का कि जब मैं स्कूल में पहुंचूंगा तो कैसे बच्चों की सारी उत्सुकता मेरे सामने आएगी, उनको बताने में समझाने में अच्छा लगेगा। अब पहले क्या होता था, हम गार्जियंस को समझाते थे रोज नहला के भेजो, नाखून काट के भेजो, साफ सफाई से भेजो, तो कई गार्जियन नहीं समझते थे, बहुत लाइटली लेते थे इसको कि नहीं गाँव में बच्चे वैसे भी थोड़ा मैले कुचैले रहते हैं अक्सर, तो बच्चे बहुत लाइटली लेते थे, गार्जियन बहुत लाइटली लेते थे, बच्चों भी बहुत ध्यान नहीं जाता, चले आते थे, बहुत समझाने के बाद भी चले आते थे कई बार। अब हमारा काम आसान हो गया। अब समाज अधिक जागरूक होगा अपने स्वास्थ्य को लेके, सफाई को लेके, कि स्वास्थ्य और सफाई ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं कि अगर ये नहीं रहेगा हम बीमार पड़ जाएंगे तो सब कुछ ठप हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूं कि कोरोना बहुत नुकसान किया है पूरे विश्व में, लेकिन इसने कुछ हमें सबक भी दिया है और यह सबक बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है, जब तक कोई इससे गंभीर बीमारी या गंभीर वायरस बैक्टीरिया नहीं आ जाता। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के तौर पे कि आज के इस बातचीत के बारे में और अगर आखिरी में कुछ बातें बोलना चाहते हैं तो ब्रीफली कुछ चीजें, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको और आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आखिरी कुछ चीज बोलना चाहते हैं। श्रुति मैम, फाइनल कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑडिबल नहीं है आपकी आवाज। सर ऑडिबल नहीं है आपकी आवाज। अभिषेक सर। जी जी जी, बोलिए। अभिषेक सर जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको कि आपने पूजा जी और इस प्लेटफॉर्म पे ला करके हम सभी को लाभान्वित किया है, और थैंक यू रमन सर, आपने आ करके हमारी कुछ शंकाओं का समाधान किया, और थैंक्स अगेन आप सभी ऑडियंसेस को भी। और मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है, अगर मेरे गार्जियन सुन रहे होंगे या फिर मैं हमेशा अपने गार्जियन से कहती हूँ एक ही चीज कि हमारा काम, हम बच्चों को हर वो कुछ देने में सक्षम है, लेकिन पहले आप स्कूल भेजिए। सर आवाज नहीं आ रही स्कूल भेजना है ना, तो सबसे पहले बच्चों को। और जैसा कि रमन जी ने कहा कि हमारा आधा काम तो खत्म ही हो गया, जो हम लोग स्वच्छता के लिए बच्चों से कहते थे, तो वो गार्जियन खुद ही अवेयर हो गए। और बाकी जो न्यूट्रिशन की बात है, वो तो स्कूल आने पर गवर्नमेंट सारी ताजे फल और मिल्क और ताजे ताजे खाने, पोषण युक्त खाने, ये सब प्रोवाइड कर रही है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं कि बच्चे आएंगे। और एक और चीज, ये कोरोना काल एक और हमारे अंदर, हम सरकारी टीचर्स के अंदर एक आशा की किरण लेके आया कि जो मजदूर भाई लौट करके आए हैं हर जगह से अपने प्रदेश में, उन मजदूर भाइयों के बच्चों को मैं वेलकम करती हूँ। और मैं पर्सनली मैं सोच रही हूँ कब लॉकडाउन खत्म हो और हम जाए, मैं पर्सनली जाकर के उनसे सहयोग मांगूंगी, अपने बच्चों को जरूर सरकारी स्कूलों में डालें, बिकॉज ये बच्चे कभी बैठे नहीं रहने चाहिए, और हम यहाँ पर हैं और हम किसी से कम नहीं, और बेटर डेज और हम लोग वेट कर रहे हैं इसका। जी पूजा जी, लास्ट कमेंट और आज के कार्यक्रम के बारे में। आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। पूजा जी लास्ट कमेंट। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। राघवेंद्र, आपका कमेंट लास्टली आज के कार्यक्रम के बारे में। और जी सर, फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो प्रयास है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इसके जरिए हम लोग आके अलग अलग विषयों पे बात किए हैं, और खास करके बेसिक एजुकेशन और प्राइमरी जूनियर स्कूल्स के जो हमारे भारत में स्कूली शिक्षा की नींव है,
अगर उनके बारे में हम सोच रहे हैं, उनके हेल्थ के बारे में यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उनके हितों के बारे में सोच रहे हैं, कैसे स्वस्थ रहें फिजिकली, मेंटली बोथ, तो समझिए इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। लाख हम अर्थव्यवस्था की बात, सारी बातें बाद में आएंगी, पहले हम अपने देश के नौनिहालों को हेल्दी कर लें, उनको मेंटली और फिजिकली हेल्दी बना लें। अगर ये हम कर सके तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और आपके इस प्रयास के जरिए ऐसा संभव हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, आगे भी आप ऐसा करें, और आगे हम और भी विषयों पे इस तरह से बात करें कि कैसे योग शिक्षा और हेल्थ एंड हाइजीन लोगों तक पहुंचे। हमें आशा है कि ऐसा और आगे हम लोग इकट्ठा होंगे, एक साथ मिलकर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। पूजा जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप सब हमारे तीनों साथ जुड़े, हम आप सबका बहुत बहुत आभार करते हैं, और उम्मीद है कि आज की बातचीत से हमारे शिक्षकों को, हमारे जो समाज के लोग हैं, उनको कुछ आइडियाज भी मिलेंगे, और कुछ आप जैसे इंस्पायरिंग टीचर्स के जरिए उनको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा कि वो स्वस्थ विद्यालय की दृष्टि से कुछ सोचे, बच्चों के लिए बातें करें। और आप सब शिक्षक, मैं एक लास्ट में वर्ड बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे शिक्षक न केवल पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं, बल्कि आज समाज की सेवा में जुटा हुआ है। आने वाले समय में हमारे शिक्षक बच्चों के साथ साथ गार्जियन कैसे हमारा एक स्वस्थ रहे और कैसे स्वच्छता को लेकर उसमें आग्रह हो, उस दिशा में भी आप सब प्रयासरत रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की बातचीत को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।